कहानी की शुरुआत में हमें कॉन्सर्ट दिखाया जाता है जहाँ काफी फैंस जो है वो खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पे एक आइडल होते हैं जिसका नाम आई होता है, जिसे देख के सभी खुश हो रहे होते हैं। और इनकी बैंड का नाम बी कोमाची है और ये सिर्फ 16 साल की है जिसका नाम आई है। यहाँ पे हम देखते हैं एक डॉक्टर को जो कि इसे देख रहा होता है और कहता है कि ये लोग कितनी ज्यादा खूबसूरत है। बी कोमाची डेब्यू करते हैं, इन सारी लड़कियों ने धमाल मचा दिया इंडस्ट्री में और ये सब अभी जापान में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही है और स्पेशली आई जिसका स्टारडम काफी ज्यादा है। और अभी तो ये शुरुआत हुई है। उतने में हम देखते हैं नर्स को जो कि कहती है कि आप फिर से पेशेंट के यहाँ पे डीवीडी देखने लगे कॉन्सर्ट की। ये कहता है कि पेशेंट के लिए अच्छा है, वो अच्छी चीज देखेंगे तो तुम उनके हेल्थ पे भी असर पड़ता है। नर्स कहती कि बहाने देना बंद कीजिए, जिसके बाद वो कहती है मेरे को आप कुछ न्यूज दिखानी है, जिसके बाद उसे पता चलता है आई ने कुछ दिन के लिए रिटायरमेंट ले लिया क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। यहाँ पे रोने लग जाता है। नर्स फिर कहती है मुझे लगता है कि आप सचमुच नॉलिकॉन्स में हो। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे अपने रीजन है। तुम्हें पता है जिस वार्ड में मैं अभी था उस वार्ड में एक और पेशेंट हुआ करती थी जिसका नाम सरीना था। वो आई की ही उम्र की थी। उसे काफी ज्यादा पसंद थी आई क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसे गाना भी अच्छा आता था। तो यहाँ पे सरीना कहती वो मेरी उम्र की है पर वो काफी ज्यादा खूबसूरत है, काश मैं उसके बच्चे के तौर पर जन्म ले पाती। यहाँ पे ये कहता है कि बकवास करना बंद करो, ऐसा कभी नहीं होगा। पर सरीना कहते हैं कि आप सोचिए अगर आप सेलिब्रिटी को कोई बच्चे होते और आपका कनेक्शन आपके बर्थ से होता, यानी यहाँ तक कि आपका फेस भी उनसे मिलता, तो कैसा लगता। ये कहता है कि तुम्हें दोबारा से जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही खूबसूरत हो और एक बार तुम यहाँ से डिस्चार्ज हो जाओ, तुम आइडल बन सकती हो और मैं तुम्हारा फैन बनूंगा। तो सरीना कहते हैं कि मुझसे शादी कर लो। तो ये कहता है अगर तुम 16 साल की हो जाओगी तब मैं थोड़ा सोचूंगा। सरीना कहती है 16 साल, लगता है मैं उतनी जी नहीं पाऊंगी। और ये सच ही होता है। सरीना की बीमारी की वजह से वो मारी जाती है 12 साल में। गौरव कहता है कि अगर वो अभी भी जिंदा होती तो वो आई की तरह होती 16 साल की। और मुझे आई को देख के लगता है कि उसके अंदर सरीना है। ये कहती है कि सचमुच आप लॉलीकॉन के अंदर हो। ये कहता है मैंने तुम्हें इतनी इमोशनल स्टोरी सुनाई फिर भी। ये कहती है कि आप अपनी डिजायर कहीं सरीना के नाम पे तो नहीं निकाल रहे हो। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। नर्स फिर गौरव से कहती है कि वो आई नाम की लड़की अगर आपको डेट के लिए पूछे कि आप उसे डेट करोगे, ये इसका सवाल का जवाब नहीं देता और यहाँ से चले जाता है। गौरव फिर पेशेंट्स का चेकअप करने के लिए चले जाता है। इस पेशेंट का सरनेम होशिनो होता है और वो ये लड़की होती है जो कि 16 साल की होती है और ये 20 हफ्तों से प्रेग्नेंट होती है। ये कहता है ये लड़की 16 साल की है और ये अब प्रेग्नेंट है, क्या तुम इसके पिता हो? तो वो आदमी कहता है मैं सिर्फ पेपर्स में हूँ, आप मुझे इसका गार्डियन या फिर गारंटी मान सकते हो। ये कहता है ये लड़की अनाथ आश्रम में बड़ी हुई है, जिसके बाद ये सोचता है ये स्टोरी तो मैंने कहीं सुन रखी है। फिर उतने में वो लड़की अपना कैप निकालती है और ये देखता है ये तो इसकी रोल मॉडल है आई। ये शौक में चले जाता है। जिसके बाद वो आदमी से पूछता है डॉक्टर बताइए कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई कहती देखा मैंने क्या कहा था। गौरव फिर कहता है मुझे सब चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी, आप यही वेट कीजिए मैं आ रहा हूँ। फिर गौरव जो है वो आई को देखता है और कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल धोखा नहीं कर सकता, ये मेरी रोल मॉडल आई है, ये काफी ज्यादा क्यूट है। नहीं ये कैसे हो सकता है, मेरी रोल मॉडल प्रेग्नेंट हो गई है, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे फिर ये सोचता है कि ये कैसे हुआ और ये काफी ज्यादा शॉकिंग होता है। इसी वजह से वो उल्टी करने वाला होता है। फिर जो डायरेक्टर होता है कंपनी का आई के, वो इसे पूछता है कि मैं प्रेसिडेंट होने के नाते जो है वो तुमसे पूछना चाहता हूँ इसका फादर कौन है? ये कहती है ये एक सीक्रेट है। फिर इसके बाद आई का जो चेकअप है वो चालू हो जाता है। यहाँ पे 20 हफ्तों की प्रेगनेंसी के बाद इन्हें पता चलता है कि आई के जो है वो ट्विंस होने वाले हैं। यहाँ पे आई काफी ज्यादा खुश होती है। जो प्रेसिडेंट होता है वो आई को कहता है क्या सचमुच तुम इन दोनों बच्चों को चाहती हो आई? अगर ये बात बाहर चलेगी कि तुम 16 साल की और प्रेग्नेंट हो तो ना ही तुम्हारा करियर, मेरी कंपनी भी बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद वो पूछते हैं कि आपका क्या कहना है इस डॉक्टर? गौरव कहता है ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हें डिसाइड करना है, डॉक्टर होने के नाते मैं सिर्फ इतना नहीं कह सकता हूँ। गौरव फिर वेंडिंग मशीन से या जूस पीने लग जाता है तो वो देखता है कि टीवी पे एक आइडल ने एक मोटे आदमी से शादी कर ली होती है जो कि अमीर होता है। तो कुछ बच्चे बात कर रहे होते कि अभी मैं मर गया तो मैं अभी उसका बच्चा बन के जन्म ले सकता हूँ। दूसरा दोस्त उसे कहता है कि ये काफी ज्यादा बेकार होगा, क्या तुम ये सहन कर सकते हो कि एक आइडल जिसका पति और बच्चा हो वो आइडल रहेगी तुम्हारे लिए? गौरव फिर फैन के नजरिए से सोचता है के लिए कि अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो काफी अच्छा होता, पर अगर तुम इन बच्चों को जन्म दे रही हो तो तुम वो आइडल नहीं रहोगी मेरे लिए और शायद ही मैं तुम्हें सपोर्ट कर पाऊँ। आई फिर रूफ टॉप में आ जाती है और कहती है कि प्रेसिडेंट ने बिल्कुल सही कहा था, ये जगह काफी अच्छी है। तो गौरव से कहता है कि तुम यहाँ पे इसलिए आई हो ना ताकि तुम्हें टोक्यो में कोई पहचान ना पाए। ये कहती है मैंने आपको अपना काम बताया क्या? ये कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत पहले मेरी एक पेशेंट हुआ करती थी जो कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद किया करती थी। आई कहती है कि लगता है मेरी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, मुझे नहीं लगा था कि इस कंट्री साइड में भी लोग मुझे पहचानेंगे। पर पता है क्या, मैं हमेशा से एक फैमिली की चाहती थी क्योंकि मैं अकेली एक अनाथ आश्रम में बड़ी हुई हूँ। जिसके बाद ये कहता है क्या तुम एक आइडल बनने से रिटायर ले लोगी? ये कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं इसे पब्लिक में कभी भी आने नहीं दूंगी कि मेरे पास 2 बच्चे हैं। आपको पता है एक आइडल बनने में क्या ही सबसे अच्छी बात है
कि आइडल हमेशा झूठ बोलती रहती है और झूठ पे ये इंडस्ट्री कायम है और झूठ से ही लोगों को अच्छा लगता है। अगर आपने सच बोल दिया तो वो उदास हो जाएंगे और आप एक आइडल के तौर पे उन्हें हमेशा खुश रखना चाहते हो। और आपका क्या, आप भी तो खुश रहना चाहते हो। तो मैं एक मदर के तौर पे भी अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ और एक आइडल के तौर पे भी, और मैं दोनों चाहती हूँ। यहाँ पे भी ये सोचता है कि लड़की काफी ज्यादा बहादुर है। मुझे नहीं लगा था ये जैसे एक मॉडल इतनी ज्यादा बहादुर होगी। जिसके बाद ये कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम इन दोनों बच्चों को अच्छे से जन्म दे पाओ। आखिरकार तुम एक हेल्पलेस आइडल हो और मैं एक हेल्पलेस फैन, और मैं हमेशा से तुम्हारी हेल्प करना चाहूंगा। गोरू फिर आई को समझाता है कि अगर तुम्हें ये दोनों बच्चे चाहिए तो तुम्हारी सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से तुम्हारे पेट में कट लग जाएगा, अदरवाइज नेचुरल तुम्हारी डिलीवरी होगी। यहाँ पे ये कहती है कि ठीक है, मैं नेचुरल डिलीवरी करने के लिए तैयार हूँ। फिर देखते हैं हम धीरे धीरे वक्त बीतना चालू हो जाता है। यहाँ पे आई काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। हम देखते हैं कुछ दिन पहले जहाँ पे आई बच्चों को डिलीवरी करने वाली होती है, तो ये कहता है अगर मैं ना आ पाऊँ तो किसी और डॉक्टर से डिलीवरी करवा लेना। ये कहते हैं कि नहीं, मुझे आप ही चाहिए। गौरव कहता है चिंता मत करो, मैं मजाक कर रहा था और मैं वक्त पे आ जाऊंगा। गौरव फिर हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है और सोचता है क्या इस डिलीवरी के बाद हम दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा और हम फैन और आइडल दोनों वापस से बन सकेंगे। पर उतने में एक आदमी कहता है होशिनो तुम्हारे यहीं पे ना, और तुम उसके डॉक्टर हो ना। ये कहता है तुम उसके बारे में कैसे जानते हो और तुम उसका फैमिली नेम कैसे पता, जबकि ये तो पब्लिक किया ही नहीं है, तुम क्या स्टॉकर हो। वो लड़का इसको कुछ जवाब नहीं देता और यहाँ से भागने लग जाता है। तो गौरव उसका पीछा करता है और कहता है कि अगर ये बात फैल गई तो आई के लिए बुरा रहेगा। पर ये किसी तरह माउंटेन के यहाँ पे आ जाता है और वो लड़का इसे उस माउंटेन्स के ऊपर से धक्का देता है, जिसकी वजह से गौरव की यहाँ से जान चली जाती है। और मरने से पहले वो सोच रहा होता है कि मैंने आई को वादा किया था मैं उसके बच्चों को डिलीवरी दूंगा। पर हम देखते हैं आई की डिलीवरी किसी और डॉक्टर ने करवा दी होती है और उसके पास हेल्दी बच्चे होते हैं। गौरव को लगा था कि वो मरेगा तो हेल में जाएगा, पर जब वो उठा तो वो हेवन में था। वो आई का बच्चा बन चुका है। गौरव का नाम अब एक्वा मरीन है, जिसे हम एक्वा भी कह सकते हैं। यहाँ पे इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर यहाँ पे ये कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम लगा, पर मुझे ये रिकार्नेशन का मतलब पता चला। पिछली लाइफ में मर तो गया, पर पिछली लाइफ की मेमोरी जो है वो इस लाइफ में दोबारा आ गई। मुझे मैकेनिज्म के बारे में पता लगाना है। मुझे नहीं पता मैं दोबारा क्यों जन्म ले पाया, पर कोई बात नहीं, मैं इस चीज को अब एंजॉय करना चाहता हूँ। मेरी आइडल मुझे पैम्पर कर रही है, वो कितना अच्छा लगता है। उतने में एक और बच्ची रोने लग जाती है और ये एक्वा की जुड़वा बहन है जिसका नाम रूबी है। एक्वा कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है, ये हर छोटी बात पे रोती रहती है, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। काश ऐसा होता, इसकी जगह कोई और होता। उतने में यहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाते हैं कंपनी के, जिनका नाम इचिदो सईतो है, जो कि कहते हैं आई मुझे मेरे सही नाम से बुलाओ। दरअसल आई की पुरानी आदत है, वो किसी को भी उसका नाम से नहीं बुला पाती क्योंकि वो उसका नाम ही भूल जाती है। इचिको फिर कहता है कि ये तुम्हारा शेड्यूल है और तुम्हें कुछ ही दिनों में यहाँ पे अपना शो स्टार्ट करना है। यहाँ पे इसकी वाइफ भी यही होती है जिसका नाम मियोको होता है। यहाँ पे ये कहता है कि मेरी वाइफ तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखेगी जब तुम स्टेज पे होगी। आई कहती है अगर मैं वहाँ पे अपने बच्चों को लाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये कहता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम ऑफिशियली किसी को भी नहीं बता सकते, ये तुम दोनों बच्चे तुम्हारे हैं और तुमने 16 साल के होने के बावजूद बच्चों को जन्म दिया। अगर ऐसा हुआ तो हमें डायरेक्ट हेल में भेज दिया जाएगा और लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम कबाड़ी बन के रह जाएंगे। ये कहती है कि चिंता मत करिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। फिर हम देखते हैं आई का जो शो है वो शुरू हो जाता है और उसकी शूटिंग भी। एक्वा ये सब टीवी पे देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा मजेदार है, कि आई काफी अच्छा कर रही है, आई काफी अच्छा गाना गा रही होती है और एक्वा को भी मजा आ रहा होता है। वो कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अब तो इतनी खुशी हो रही है कि उस मर्डर ने जिसने मेरा मर्डर किया मैं उसको थैंक्स कहना चाहता हूँ। पर ये सोचता है ये सचमुच आई को नॉर्मल बच्चों की डिलीवरी करवाना चाहता था, पर ये सुपर नेचुरल पावर्स के खिलाफ तो नहीं जा सकता। अभी के लिए मैं तो सिर्फ ये एंजॉय करना चाहता हूँ। उतने में हम देखते हैं इसकी छोटी बहन उठ जाती है। यहाँ रूबी कहती है तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, मामा कितनी क्यूट लग रही है, तुम्हें पता है कितनी ज्यादा क्यूट है वो। मेरे हिसाब से दुनिया में ऐसा कम ही लोग होंगे जो इतनी ज्यादा क्यूट होते हैं। रूबी कहते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट सबसे बढ़िया होते हैं और तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। इस बॉडी को अभी भी मैं कंट्रोल करना सीख रही हूँ, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यहाँ पे फिर कहता है ये डमी मेरी छोटी बहन है और ये एक और इंसान है जो कि मेरे साथ दोबारा से जन्म ले पाई है। दरअसल एक्वा ने रूबी को रंगे हाथ पकड़ लिया था एक रात को जब वो कमेंट के रिप्लाई दे रही थी जो कि आई को हेट करते हैं। एक्वा कहता है मुझे लगता है मुझे सचमुच आई की नॉर्मल डिलीवरी करा देनी चाहिए थी, मैं बिल्कुल बेकार था। वहीं पे हम उस मर्डरर को देखते हैं जो कि आई का ओताकू फैन होता है। वो कहता है आई तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हमें फिर आई को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक्वा को प्यार कर रही होती है। वो कहती है कि तुम्हें भूख लगी है और वो उसे दूध के बोतल पकड़ा देती है। वहीं पे रूबी आ जाती है जो कि ब्रेस्ट से दूध पीती है। यहाँ पे एक्वा सोचता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, तुम काफी ज्यादा अजीब कर रही हो। यहाँ पे ये एक्वा को चिढ़ा रही होती है। एक्वा फिर पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। रूबी कहती है तो नॉर्मल बात है, जो छोटे बच्चे वो अपनी माँ की ब्रेस्ट से दूध पीते ही है। एक्वा कहता है ऐसा है तो फिर ठीक है। जिसके बाद रूबी कहती है ये थोड़ा अजीब नहीं हुआ क्योंकि तुम मेंटली काफी ज्यादा बड़े हो और तुम उसकी ब्रेस्ट से दूध पियोगे तो
तो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा तुम्हें और एम्बेरस नहीं फील होगा? यहाँ ये कहती है कि मुझे डायपर बदलना है, तुम उधर जाओ। और रूबी रोने लग जाती है। उतने में मियोको आती है जो कि इसका डायपर चेंज करते और कहती है कि मैं इस जॉब में कैसे फंस गई। मैंने अपने हस्बैंड से इसलिए शादी की क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे कंपनी के और मैं चाहती थी मैं किसी हैंडसम यंग लड़के से शादी करूं और इसे डाइवोर्स देगी, पर मुझे अब बेबी सिटिंग करनी पड़ रही है। मैं ये ऐसा क्यों करूं? मैं इस चीज में क्यों फंसूं? ये फिर सोचती है ये आई को फंसा देगी फोटो खींच के और इससे ये काफी ज्यादा पैसे कमाएगी। ये यहाँ पे ये फिर फोटो खींचने लग जाती है। ये दोनों सोचते कि हम क्या करें। एक्वा कहता है चिंता मत करो, मेरे पास कुछ आइडिया है। जिसके बाद ये दोनों एक जगह बैठ जाते हैं और पीछे एक लाइट जला देते और कहते हैं हम गॉड मैसेंजर्स है और जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल गलत है। पर मियोको सोचती है कि ये दोनों बच्चे बात कैसे कर सकते हैं, हमारे साथ मजाक मत करो। मुझे पता है कि कोई ना कोई पीछे छुपा है और मेरे साथ मजाक कर रहा है। पर तब में रूबी कहती है कि तुम्हें लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं? हम गॉड के दूसरे अवतार है जो कि यहाँ पे इंसानों की मदद करने के लिए आए हैं और आई को गॉड्स ने चुना है ताकि वो एंटरटेन हो सके। और अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की जिससे हमें तकलीफ हुई तो तुम नर्क में सड़ोगी और तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम ही जानोगी। मियाको को इसकी बात पे यकीन हो जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। ये कहते हैं कि ठीक है, तुम एक चीज कर सकती हो, तुम इस मदर का और हमारा जो है वो सीक्रेट छुपा के रख सकती हो और शायद फ्यूचर में तुम एक अच्छे लड़के से शादी कर पाओ। ये कहती है ऐसी है तो फिर ठीक है। फिर हम देखते हैं ये दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने इसे बेवकूफ बना दिया। या फिर हम एक्वा को देखते हैं जो रूबी को यहाँ पे सुला देता है। रूबी को देख के और उसकी बात सुन के उसे ऐसा लगता है कि ये सरीना है, पर ये सोचता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसने कहा तो था वो दोबारा से जन्म लेना चाहती है, पर मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि सरीना दोबारा से जन्म ले पाए। उतने में इसकी बहन उठ जाती है और कहती क्या तुमने मुझे बुलाया? ये कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं था। रूबी फिर कहती है मुझे वॉशरूम यूज करना है और यहाँ से चली जाती है। ये फिर एक्वा को देखती है जिसे देखने के बाद इसे गोरो की याद आ जाती है। वो कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरी पिछली लाइफ में मेरा नाम सरीना था। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और आई अपने आइडल के काम पे लौट चुकी होती है और उसकी मंथली फीस सिर्फ 2 लाख येन होती है। वो कहती है कि कंपनी मेरे साथ कुछ नाइंसाफी तो नहीं कर रही है। मियोको कहती है कि यहाँ पे मिडिल मैन काफी सारे हैं जो कि तुम्हारे पैसे काट लेते हैं, जो कि अपने एजेंसी चलाते हैं बीच बीच में, और यहाँ पे कई सारे लोगों को पैसे जाते हैं और तुम 1 साल से गायब भी थी जिसकी वजह से नए बैंड भी आ चुके हैं। ये कहते हैं ये मेरे लिए नहीं है, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दे पाऊँ और ताकि वो अच्छी चीजें सीख पाए और अपनी जिंदगी में अच्छा कर पाए और काफी ज्यादा पैसे कमा पाए। मियोको कहते हैं तुम इसकी शुरुआत महंगी आइसक्रीम छोड़ के कर सकती हो। ये कहती है ठीक है। आई फिर यहाँ पे काम के लिए निकल जाती है। रूबी फिर एक्वा को कहते हैं कि मुझे लगा था कि एक नॉर्मल आइडल की 1 मिलियन के ऊपर से फीस होगी। ये कहता है कि 1 मिलियन से काफी ज्यादा होती है और वो सारे पैसे हर किसी में बांट दिए जाते हैं, जैसे कि टीवी ब्रॉडकास्टिंग, सॉन्ग, मर्चेंडाइज बेचना, उन सब में बांट दिए जाते हैं। इसी वजह से आइडल को काफी कम पैसे मिलते हैं। रूबी कहती है सारे ओताकू को अपने लीवर बेच देने चाहिए आई के लिए, तभी आई को सुकून मिलेगा और वो पैसे कमा पाएगी। एक्वा कहता है दिन में सपने देखना बंद करो और ये भयानक सपने बिल्कुल मत देखो। एक्वा फिर मियाको से पूछता है क्या मैनेजमेंट ठीक से मार्केटिंग नहीं कर पा रही है क्या? ये कहता है ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। एक आइडल अपने ग्रुप के नाम से जानी जाती है और मार्केट में कुछ सालों में नए नए आइडल आते रहते हैं और कोई अकेला भी उतरता है जो काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। और एक बार आइडल बनने के बाद आप रिटायर हो जाते हो, उसके बाद आपको कई सारी और काम करने पड़ते हैं। मैंने तो ये तक सुन रखा है कि कई सारी आइडल्स जो है वो वेटर्स का काम करते हैं। ये दोनों सोचते हैं कि टोक्यो सचमुच काफी ज्यादा डरावनी जगह है। मियोको फिर इन दोनों को बताती है कि एक आइडल बनना एक आसान बात है, पर वो आइडल कैसे चमकती है वही आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आइडल हो और अगर आप और दूसरे आपको काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो वही आप इस मार्केट में टिक सकते हो, वरना आपकी जगह कोई और ले लेगा। वहीं पे हम देखते आई को जहाँ उसकी दोस्त पूछते हैं कि आई तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने आज लंच स्किप किया है। दरअसल आई किसी का कमेंट पढ़ रही होती है जो कि काफी बकवास लिख रहा होता है आई के बारे में। हमें फिर कॉन्सर्ट वाले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे ओताकू आए होते हैं और उन्हीं के साथ ये दोनों भी आए होते हैं। तो मियाको कहती है कि मैं तुम दोनों को यहाँ पे ले तो आई हूँ, पर प्लीज यहाँ पे चुप रहना, कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना जिससे आई अनकंफर्टेबल हो जाए। यहाँ पे रूबी कहती है कि मैं मम्मा को यहाँ देखने के लिए इसलिए आई हूँ क्योंकि वो काफी दिनों से डिप्रेस लग रही है और मैं उसके बारे में काफी ज्यादा चिंता करती हूँ। वहीं पे हम देखते हैं इनका स्टेज शो चालू हो जाता है जहाँ पे आए गाना गा रही होती है और हर कोई आई को ही देख रहा होता है और उनके सारे साथियों को, और सारे ओताकू चिल्ला रहे होते हैं। आया सोच रही होती है कि मुझे पता है हम सारे आइडल्स इन सब फैंस से झूठ बोलते हैं, पर अगर झूठ बोलने से इनके चेहरे पे खुशी आती है तो झूठ झूठ नहीं रहता। वहीं पे हम देखते हैं यहाँ पे उसके बच्चे भी यहाँ पे नाचने लग जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग इन दोनों ही बच्चों को देखने लग जाते हैं और हर कोई इनकी वीडियो बना रहा होता है। मियाको को समझ नहीं आता ये क्या करे। यहाँ पे इन दोनों को देख के आई भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ये फिर देखते घर जाके कि उस वीडियो पे 2 मिलियन व्यूज आ चुके हैं जहाँ पे ये दोनों बच्चे नाच रहे थे। आई फिर देखते है कि काफी सारे लोग जो है वो आई की फोटो डाल के कमेंट कर रहे होते हैं कि आई के चेहरे में आज जो स्टेज
फेस में स्माइल थी वो काफी अच्छी थी और यही फैंस को चाहिए। आई हमेशा खुश रहे। फिर देखते देखते 1.5 साल बीत जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों अब चलने लग चुके होते हैं और अब ये बोल और चल सकते हैं, जिसकी वजह से आई को इनके ऊपर शक नहीं होगा। पर यहाँ पे रूबी एक ऐसा वर्ड बोल देती है जो कि बड़े बोलते हैं और रूबी को लगता है वो पकड़े जाएंगे। पर यहाँ पे आई कहती है लगता है तुम दोनों काफी ज्यादा स्मार्ट हो। एक्वा फिर मन में सोचता है मुझे लगा था हम सब अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे।